वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मिजाज खैरियत। जी 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 जी। जी। बड़ी। हाँ जी, आपको जो है ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। और आपके दूरदर्शन भारत को सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद और सभी क्षेत्रवासियों को बल्कि हिंदुस्तान वासियों। जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर नजाकत, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 36 मुरादाबाद का हूँ। जी, वार्ड नंबर 36 है, जिला पंचायत सदस्य हैं डॉक्टर नजाकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सर अगर विकास की बात की जाए जी। उत्तर उत्तर प्रदेश में, तो आपकी नजरों में कैसा विकास चल रहा है क्षेत्र का? क्षेत्र का विकास इस बार जो है शायद सबसे ज्यादा विकास इस बार हुआ है मोहसिन भाई, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जैसे हमीरपुर से सट्टू नंगला एक गोविंदपुर होता हुआ एक रोड निकलता है, जैसे क्या आपका रामपुर दोराई से सट्टू नंगले को एक रोड निकलती है, सारी सड़कें जो है सबकी बढ़िया और रिपेयरिंग हो गई। उसमें करा ये है इन्होंने कि जहां गांव में जल भराव रहता था वहां जो है सीसी करा दी, तो काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, कई लोगों की शिकायत है कि विकास नहीं हो पा रहा इस सरकार में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं नहीं, विकास विकास मैंने बताया ना कि जहां भी चले जाओ सड़कें इस लगभग एक साल में तो बहुत ही विकास हुआ, क्योंकि नहीं, अगर भी मैं जी भी अगर पीडब्ल्यूडी में। जी जी, अगर सड़क की बात की जाए जी तो मुरादाबाद से और काशीपुर रोड, जी मुरादाबाद से ठाकर द्वारा हाईवे, ये दो राज्यों को जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता है। और जी। इसकी इसकी कंडीशन जो बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो गई है, इसकी जो है आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। आए आए दिन शिकायत है इस पे जो है बाईपास बनने जा रहा है, बाकी कार्य जो है वो होने जा रहा है, पैसा भी स्वीकृति हो गई है, सरकार ने कर दी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बेहतर हो जाएगा। जी। हाँ अच्छा, अब बात करते हैं ईद मिलादुन नबी को लेकर। जी अ, अभी 2-4 दिन पहले ईद मिलादुन नबी को लेकर थाना में हमारे भोजपुर में मीटिंग की गई थी, जी जी जिसमें थाना जी जी इसमें थाना प्रभारी जी ने ये कहा था सभी लोगों जी। से कि मेरे थाने में 100 से अधिक गांव हैं गांव पड़ते हैं। और जी करीबन 72-73 ग्राम पंचायतें हैं। तो जी उन सभी में मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज रहते हैं। ये जी क्षेत्र मुस्लिम समाजों का क्षेत्र कहलाता है। जी और 12 या 13 ग्राम पंचायतों के जुलूस लिखे हुए हैं रजिस्टर्ड में, जी लेकिन बाकी ग्राम पंचायतों के जो जुलूस हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन्होंने इस बात जी। का जिक्र किया था कि भाई इन लोगों को जो है रजिस्टर्ड करा लेने चाहिए। सही। तो अगर वो लोग रजिस्ट्रेट नहीं कराएंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो जी तो ये हम लोगों की कमी रही है कहीं ना कहीं। ये उन्हें जो है समय से पहले जुलूस रजिस्ट्रेट करा लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेट नहीं कराया। जैसे कि अभी सरदार नगर की बात सुन रहे थे, क्या है सरदार जी। नगर का पूरा मामला, आप जरा बताने की कष्ट करें। सरदार का है, ये अटरिया का मामला है। मैंने भी लड़का भी वैसे वही है मेरा इस टाइम। सर अटरिया के अंदर सरदार नगर अटरिया एक ही कहलाता है। हमें भी अंदाज नहीं हो पाता कि कौन सा घर सरदार नगर में है, कौन सा घर जो है अटरिया में, तो एक ही है। इसमें यह था कि इनका जो जुलूस है वो शाम को निकलता है। अब इन्होंने दोपहर के टाइम जो है वो लड़के कोई तैयारी कर रहे होंगे, दोपहर के टाइम चले गए, इसलिए पुलिस ने मना कर दी कि आपका जो है शाम का समय है, आप शाम को जुलूस निकालिए, सारी आपको सुरक्षा भी मिलेगी। और बात भी सही है कि जब शाम का टाइम है तो शाम को जो है लोगों को सुरक्षा मुहैया जो है वो थाना अध्यक्ष जी करा देते हैं कि कोई बात ना हो, किसी तरह का कोई भी वो ना हो, तो वैसे कोई शिकायत नहीं हुई। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, कहीं भी उत्तर प्रदेश में ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम भी जुड़े हुए हैं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में ना बल्कि और भारत में भी कहीं भी कोई इस तरह की कोई ऐसी सूचना नहीं है, कहीं भी कोई दंगा फसाद हुआ हो, क्योंकि लोग जो है बहुत समझदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है पैदाइश का दिन है, तो बिल्कुल उसे ही सादगी के साथ लोगों ने मनाया है।
बस ये है कि डीजे लिया और आगे आगे निकल गए, पीछे से नारे मारते हुए गए, नारे मारे हैं उन्होंने। और बाकी जो है कोई दंगा फसाद नहीं, कोई हुड़दंग नहीं, बहुत ही शांति के साथ प्रशासन ने भी पूरा सहयोग उसमें करा है। जी जी। हाँ, मैं अब आगे इसकी बल्कि जी इसकी बधाई देना चाहता हूं मैं प्रशासन को, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा इस बार शांति के साथ और जिम्मेदारी के साथ जो है सरकार ने भी, और जो आला अधिकारी हैं या थाने के एसओ हैं, सबने जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए वो पूरी जिम्मेदारी निभाई है। मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। बात की जाए वक्फ बोर्ड को लेकर, जी 2024 में वक्फ अमेंडमेंट आया है, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं कि जैसा है कि जो विपक्ष है वो बोल रहा है, बोले ये मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगा, और हमारे जो नहीं, उलमाए इकराम है वो इस चीज इससे का विरोध कर रहे हैं। मेरा नजरिया तो ये है कि इससे नुकसान, भाई आज ही हमें कौन सा फायदा हो रहा है सरकार की, जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे हमें फायदा पहुंचेगा, क्या फायदा पहुंचेगा, मुझे तो कोई फायदा दिखाई दे नहीं रहा। हमें जो है बल्कि और परमिशन और लेनी पड़ेगी कि भाई कोई भी है कि कोई कब्रिस्तानों को बफ करके चला गया, अब उसमें सरकार का वो होगा, इंटरफेयर होगा। जब सरकार का इंटरफेयर होगा तो हमारे सामने जो है दफन होने के लिए बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई। इसलिए सरकार इस बिल को अगर वापस ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, आवाज साफ नहीं आई। सरकार जो है, देखिए बात यह है कि जैसे कब्रिस्तानों की जगह है, मदरसों की जगह है, और भी जो लोग अल्लाह के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी जो है बफ कर जाते हैं, तो इसमें कोई सरकार का दखल होना ही नहीं चाहिए। भाई ये तो निजी प्रॉपर्टी हुई, लोगों की निजी प्रॉपर्टी हुई जो अल्लाह के नाम करके जा रहे हैं, तो इसमें सरकार का क्या दखल है। अब अगर सरकार दखल करेगी तो जरा कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जो क्या बफ हुए हैं। अब उन बफ कब्रिस्तानों में फिर जब सरकार अपने अंडर में लेगी तो हमें परेशानी पड़ेगी दफन होने में भी। तो हम भी सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार को ये वापस ले लेना चाहिए। जी, इससे जो है आम जनता को, खास करके मुस्लिम समाज को भारी नुकसान हो सकता नुकसान है। होगा, बिल्कुल होगा, 100 के 100% नुकसान होगा। अच्छा, वो किसी की मिल्कियत नहीं, सरकार की मिल्कियत नहीं। भाई किसी का भी जो है, अगर किसी का मकान जो है ग्राम समाज की भूमि में बना हुआ तो सरकार तोड़वा रही है। ये तो हमारी निजी निजी प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है, इसमें सरकार का इंटरफेयर होना ही ना चाहिए, दखल होना ही ना चाहिए। जी। हाँ, अच्छा, अगर विकास की बात की जाए तो योगी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? नहीं, विकास शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। मैं अभी बताऊं आपसे जी कि एक ग्राम पंचायत इसी भगतपुर में, एक ग्राम पंचायत नकड़पुरी कला है, उसमें जी स्कूल 2005 में स्कूल की स्थापना हुई है, और अभी तक उसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, बल्कि सरकार ध्यान क्या न दे रही कि शायद मुझे ऐसा लगे जो अधिकारी और कर्मचारी है वो सरकार से बहुत बड़े नाराज है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे। भाई मैंने कई बार जो है डीएम साहब को भी एक पत्र लिख के दे दिया, और बिजली विभाग में भी एक्शन साहब को भी पत्र लिख के दे दिया, बाकी कोई जो है उस पर कोई समाधान नहीं हो रहा। जबकि 2023 में शिक्षा विभाग ने उसका सारा पेमेंट कर दिया बिजली विभाग का, अब विभाग उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। एसडीओ साहब से बात करो, एक्शन साहब से करो, तो मुझे तो ऐसा लगा कि सरकार से कर्मचारी भी नाराज है। नहीं, जब सरकार ने बजट दे दिया तो कर्मचारियों को तो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए था। न, तो वो नाराज है तो नहीं कर रहे। भाई हम किसी को कोई काम अगर हमें करना है, आपके पास आना, आज नहीं आ रहे हम कल को चले जाएंगे, कल को नहीं आ रहे परसों को चले जाएंगे, तो मुझे तो इनकी मंशा यही लग रही है। जी, हम्म तो इसमें ये जो शिकायत है आपकी, तो ये आला अधिकारियों तक पहुंचाओ। डीएम साहब क्या बता दी, डीएम साहब ने जो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर डाल दी, वो पोर्टल पे पड़ी हुई है, बाकी उसका कोई संज्ञान नहीं हो रहा। दूसरा एक चीज हो रहा है, 30 साल से सरकारी नलकूप, 30 साल से लखनपुर के अंदर उसी ग्राम पंचायत में 30 साल से नलकूप खत्म था। मैंने बोर्ड की मीटिंग में उसमें मेहनत करी, और वो जो है नलकूप जो है सिंचाई विभाग से करके नलकूप करा दिया। अब कम से कम 6 महीने हो गए मोहसिन भाई, आज तक उसकी लाइन भी गड़ गई, ट्यूबवेल भी हो गया, और खंबे खंबे सब बिल्कुल रेडी हो गया, मगर बिजली विभाग वाले आज तक उसका कनेक्शन करने नहीं आए। उसकी मैंने शिकायत जो है एडीओ साहब से भी सबसे करी है, बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया। तो मुझे तो ऐसा लगा है कि अधिकारी नाराज।
सरकार से, हो सकता है है नहीं? उसका ये रिजल्ट भी देखने को मिला था चुनाव में। ये मेरा सच है, कड़वा सच है, बाकी सच बोल रहा हूं। जी मेरी अपनी जी मंशा ये है कि सरकार, भाई हमें जनता ने चुना है, हमें जनता ने चुना, जो है सोफे पे सोने के लिए नहीं चुना, इसी में बैठने के लिए नहीं चुना, बल्कि उसकी अगर रात के 12 बजे जरूरत पड़े तो इसलिए चुना कि हमारी समस्या वो हमारे घर आके सुने। भाई हम तो सीधी कहते हैं कि तुम्हें रात के 12 बजे जरूरत है, अगर हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं तो ये हमारी गलती है कि हम सो रहे हैं। आप तो हमारे वहां अगर सोते से नहीं उठे तो गेट पे लात मारनी शुरू कर दो, आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप हमारे गेट पर लात क्यों मार रहे हो। उनका हक है, जो भी उन्होंने बनाया है वो इस लायक हमें इसीलिए बनाया कि जो हमारी समस्या होगी वो सुनेंगे। यही अधिकारियों का है, कोई भी अधिकारी सैलरी ले रहा है, अच्छी बढ़िया सैलरी है, तो भाई काम करो जनता के लिए। मगर है क्या कि मंत्री जितने हैं सब अपने मजे में मस्त हैं, वो जनता को नहीं देख रहे। इसका एक ये भी रीजन है। दूसरा, विधायक या क्षेत्र में सांसद हैं, हम जो सांसद को, विधायक को वोट नहीं दे रहे, उसकी छवि को वोट नहीं दे रहे, सीधा सीधा बात है, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। जब पार्टी को वोट दे रहे हैं तो मोहसिन भाई वो आदमी हमारे बीच में नहीं आ सकता। उसने हमारे गांव नहीं देखे, उसने टूटी सड़कें नहीं देखी, उसने पानी की व्यवस्था नहीं देखी, तो हमारे गांव को नहीं आएगा। वो तो 4 साल 10 महीने आराम से रहता है, और 1 महीने के लिए किसी नेता के, अच्छे नेता के, चाहे वो बीजेपी के वो हो नेता या वो समाजवादी के हो, तो 1 महीने के लिए किसी बड़े नेता के हाथ पैर उसने दाबे, और हाथ पैर दाबने के बाद में चुनाव जीत कर फिर आ जा, तो उसे क्या पता जनता की तकलीफ क्या होती है। क्योंकि लोग जो है वो पार्टी को वोट दे रहे, नेता को नहीं दे रहे। देखिए आपके क्षेत्र में उस्मान साहब, रिजवान साहब विधायक हुआ करते थे, वो आजाद पार्टी से भी चुनाव जो है चुनाव लड़ते थे, या कोई लोकदल देख ली और चुनाव जीतते थे, क्योंकि वो जनता की समस्या सुनते थे। आज कोई नेता जनता की समस्या नहीं सुन रहा, क्योंकि लोग जो है वो पार्टी को वोट देने, नेता को दे ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात जो है ये सच है, हकीकत है। हाँ ऐसा अक्सर देखा जा रहा जी जी, ऐसा अक्सर देखा गया है कि सरकार को वोट दे रहे हैं। अगर मैं अपने अगर देहात 27 की बात करूं तो जी इस देहात 27 में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वोट शेखजादे बिरादरी जी और अंसारी बिरादरी की है। हाँ लेकिन दो बिरा- जी, लेकिन जीत के कौन जाता है? वो जिनके 1%, जिनके 2%, 3%, 8% वोट है। जैसे 15-20 साल तुरक बिरादरी के तुम्हारे रिजवानुल हक, समीउल हक ने राज किया। जी जी उसके बाद कुरैशी साहब ने राज किया। हाँ, 2 बार कुरैशी साहब हो गए, हाँ, है नहीं? तो जी जी, तो अब जो ये पार्टी है जो मुस्लिम समाज को अपना वोट समझती है, मान लीजिए हमारा जो गढ़ है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जी तो इसमें जो है अखिलेश यादव खुलकर इस बात को कहते हैं कि साहब ये जो है मेरा अपना गढ़ है, और मैं यहाँ से जो है हर बार, और कामयाबी मिलती है, चाहे छोटी सीट हो या बड़ी सीट हो। किसी हमने भी अभी तक जो है जी, हमने अभी तक यहाँ पर जो है किसी और पार्टी का कोई विधायक या सांसद बनता हुआ नहीं देखा। नहीं तो देखा, एक बार सर्वे जी 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 बात है। जी जी, सर्वे यहाँ भी जी बने बस एक बार। शफीकुर रहमान बरक रहे हैं, हाँ है नहीं? वही जी शफीकुर रहमान बराबर चले आ रहे हैं। बीच में जो है वो सतपाल सैनी साहब जो है सांसद बन गए थे ना, तो विधायक हमारी कुंदर की विधानसभा में यही रहता, मुस्लिम समाज का ही रहता। एक बार सुरेश प्रताप जी बन गए थे, शायद 95 में बने दिखे थे, तो यही रहते हैं। जी उसका जी, रीजन ही जी जी है, सर्वेश जी बने विधायक, वही सांसद जी। जी तो विधायक तो हमारे वो थे ना मुस्लिम समाज के, हाँ, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी, के थे, समाजवादी पार्टी के। समाजवादी तो पार्टी है। जी जी, तो ये अक्सर देखा गया है कि लेकिन अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को इन दो बिरादरियों में से क्यों नहीं चुनती? इन नहीं, बीसी साहब 1%, 5% वालों को टिकट देकर जो है मैदान में उतार देती है। जब सरकार हमें आरक्षण दे रही है, संविधान में आरक्षण है, तो पार्टियों को भी आरक्षण देना चाहिए। भाई पार्टियों को भी आरक्षण देना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण देवे सरकार, जब सरकार दे रही है, संविधान आरक्षण दे रहा है, तो जो पार्टी है, मान लो अखिलेश जी हैं या और
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो ये आरक्षण के हिसाब से टिकट दें लोगों को, जो हर आदमी को मौका मिले राजनीति करने का। मुझे मुझे जहां तक राजनीति समझ में आती है, मुझे ये राजनीति समझ में आ रही है फिलहाल अब, कि पहले राजनीति होती थी कि गरीबी हटाओ, हाँ अब राजनीति हो रही है गरीबों को हटाओ। क्योंकि हाँ, पैसा ये जो टिकट मिलता है, ये अमीर करोड़पति अरबपतियों को मिलता है। क्या किसी पार्टी ने किसी गरीब आदमी को, जिसके वोट ज्यादा हैं, उसे कभी, या किसी अच्छे आदमी को या किसी समाज सेवी आदमी को टिकट देकर उतारने की कोशिश की? नहीं नहीं, उसे टिकट देना चाहिए ना भाई, गरीब को भी देना चाहिए। ऐसा है, जो एसी में बैठा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा, वो जनता के बीच में नहीं जा सकता। एक दिन जरूरत पड़ी मुझे एक आदमी से मिलने की, क्योंकि मेरे पास प्लेटिना गाड़ी है, प्लेटिना से ही मैं चुनाव जीता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, और शायद जिले में पहले नंबर की जीत है। होता क्या कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है, जो एसी में बैठा, वो गर्मी में नहीं जा सकता, वो जाड़े में जनता के बीच में नहीं जा सकता। तो ये तो जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद में ऐशपरस्ती करते हैं। गरीब आदमी को पता है कि गरीब का दुख क्या होता है, क्षेत्र में समस्या क्या है, वो तो गाड़ी में घुस जाएगा। अभी एडीओ साहब मेरे वहां आए, एक रास्ते को लेके जो है वो मामला चल रहा था, तो मैं उसमें परियो आ रहा, मैं गाड़ी में घुस गया, क्योंकि मुझे ये था कि इन्फेक्शन भी नहीं होगा, किसान का बेटा हूं मैं, पहले से मजदूरी करता हूं, तो मुझे इन्फेक्शन ना होगा। जो सारी फैसिलिटी में रह रहा है वो नहीं घुस सकता उसमें। तो गरीब की समस्या गरीब ही सुन सकता, अमीर कभी नहीं देखेगा गरीब। लेकिन राजनीति पार्टियों में जो है, गरीब का वोट तो चाहिए लेकिन टिकट नहीं। नहीं, टिकट टिकट की है, अमीर आदमी को मिलेगा। तो ऐसी रहे। देखिए अब ये जो है, एक ओवैसी जी तो बोले हैं, है नहीं, यही इसका बोर्ड का जब मामला हुआ तो ओवैसी तो बोले, आपने सबसे आगे अगर बोलना चाहिए तो अखिलेश जी को बोलना चाहिए, सबसे पहले अगर बोलना चाहिए तो राहुल जी को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले? वोट बिल पे जो है ना बोलना चाहिए, और खुल के बोलते। हमारे बोर्ड अच्छे लगते हैं, हम अच्छे नहीं लगते तुम्हें भाई, हमारे बोर्ड तो तुम्हें अच्छे लगते हैं बहुत, और हम अच्छे नहीं लगते। अब ऐसी गरीबों का कहीं ना कहीं अंदर खाने ये होगा कि भाई गरीब आदमी जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं बसपा से चुनाव लड़ा, हमारे एक वो है, सब सुनने होंगे, लाइव है, मैं मोटरसाइकिल लेके गया और मैंने जाके जो है हमारे रणविजय सिंह है, उनसे जब मैंने कही, मैंने कहा था वैसे तो टिकट का मामला, तो बोले भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास साधन क्या? तो मेरे नीचे मोटरसाइकिल है नहीं, तो बोले मोटरसाइकिल से चुनाव नहीं जीत सकते आप, अपने घर बैठो। तो मैंने हमें हमारे मन को बड़ी ठेस पहुंची। इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी की कोई अहमियत नहीं है, पैसे वाले की अहमियत। अच्छा, कुछ लोगों का भी है, अगर कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, कोई नेता बनकर आपके पास आया स्कॉर्पियो में घूम रहा है, तो हमारे पब्लिक के गरीब तो नहीं बैठा ना, गरीब आदमी से बात कर रहा, तो अपने जैसा देखो ना। मैं अमीर को क्यों देख रहे हो? गरीब देखो, जो तुम्हारी समस्या सुने उसके यहाँ बैठ जाओ। अमीर आदमी के सोफे स्टैंडर होंगे, गरीब आदमी जो चारपाई पे बैठेगा। भैया तो हम जब गरीब है तो चारपाई पे बैठने लायक, तो चारपाई वाले को ढूंढो। क्यों ढूंढ रहे हो तुम अमीर आदमी? जिसके साथ बैठने का अंदाज लगाया जावे, जिसके जूते उतारे जावे, उसे क्यों ढूंढ लो यार? और रही वोट की, वोटर जो है अपने आप में बादशाह है, नेता वजीर है। भाई हमें लोगों ने वोट दिया, देने वाला हमेशा बड़ा होता, चाहे बिल्कुल गरीब हो, लेने वाला जो है वो गरीब होता। तो लोग हमें जब वोट दे रहे हैं, नेता बना रहे हैं, तो इसलिए बना रहे हैं कि हम अपना वजीर सुन ले, जब वक्त पे जरूरत पड़े तो हमारे पास आकर खड़ा हो जाए। ना की बात था, हम तो लोगों से कह रहे हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, लोग जो वोट के खड़े हो जाओ, आओ डॉक्टर साहब, मैंने बिल्कुल मत उठो, हम उठेंगे तुम्हारे लिए, तुम मत उठो, क्योंकि तुमने हमें चुना है, तुम्हारा देने की वजह से तो आज जो भी हम बोल रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन रहे हैं, तुम्हारी वजह से तो सुन रहे हैं, तुम्हें देख के क्यों उठ रहे हो? और जो भी बात कहनी है सामने कहो, कभी नेता का ज्यादा मान सम्मान मत करो, उसका दिमाग खराब होता। जो बात है सामने कहो, बिल्कुल कि भाई ये मेरे क्षेत्र में ये समस्या, नाले की समस्या, रोड की समस्या, खुल के कहो, है नहीं कि साहब वो फलाने प्रधान और वो प्रधान और वो से नेताजी कह रहे हैं। क्यों कहो भैया, डायरेक्ट हो, मालिक हो, तुम बादशाह हो अपने आप। बाकी हम भी कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को उसे समझ नहीं पा रहे, है नहीं भाई, हम समझ नहीं पा रहे। हर गरीब से गरीब आपने देखा होगा कि अल्लाह के वास्ते दे दे, बिरादरी के वास्ते दे दे, भगवान के वास्ते दे दे, है नहीं, नफरत के नाम पे दे दे, तो वोटर बादशाही तो होगा जो उसके घर जा रहा। मैं चुनाव जीता मोहसिन भाई, मैंने एक भी घर अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं छोड़ा जो क्या उस घर में अंदर नहीं गया, और सबको दुआ भी
देखा है कि इंशाल्लाह आप जो है अल्लाह ताला आपको सेहत, दौलत, इज्जत हर चीज से नवाजे। ये हर घर में दुआ देखा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे मालिक है, जो भी हूं मैं इन्हीं की वजह से तो हूं। बिल्कुल। जी, अगर बात की जाए अखिलेश यादव जी की, तो कुछ दिन पहले आप एक मुद्दा बहुत पॉपुलर हुआ था, हिजाब वाला। जी तो जी, उसमें जो है अखिलेश यादव जी एक प्रोग्राम में आए थे जी। और उन्होंने एक पत्रकार साहब ने उनसे सवाल किया कि हिजाब पर हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो उन्होंने कहा मुझे आवाज नहीं आई। उन्होंने हाँ। फिर सवाल कहा, बोले हम्म, हिजाब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी। उन्होंने फिर नजरअंदाज कर दिया। हम्म, उन्होंने फिर कहा कि हिजाब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हिजाब मुद्दा इस टाइम ज्यादा उठ रहा। जी तो जी। उन्होंने कहा, बोले मुझे आवाज नहीं आ रही। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? ये इस नजरिए से देखूंगा कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें ये दिखाई दे रहा होगा कि हिजाब पे अगर मैं बोलता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीट है नहीं? सांसद क्या बने हमारे? 6 टिकट दिए, 6 टिकट होंगे हम्म। भाई, सच है। जबकि हम्म। 18-20 टिकट हमारे हो रहे हैं अपने। भाई तुम पार्टी हमसे चला रहे हो, यादव समाज है, 6% समाज उत्तर प्रदेश में, और वो भी यादव समाज जो है आधा बीजेपी का। पार्टी हमसे चला रहे हो तो बोलेगा कौन हमारे लिए? तुम ही तो बोलोगे। बोलना जी। चाहिए, जाते में खुल के बोलना चाहिए। ये आज जहां भी आरएसएस वाले हैं या शिवसेना वाले जो भी बवाला हो रहा है, जाकर जो है सब यही तो है, समझाओ जाके क्यों क्यों नफरत पैदा कर रहे हो। भाई ये तो हिंदुस्तान तो गुलदस्ता है, सभी का है, सबने कुर्बानी दी है इसमें, इसे आजाद करने के लिए, तो किसी का है तो नहीं है। और जाति घर किसी का नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, हमें भी एक दिन जाना। जो बिल्कुल जगह है वो यहाँ के यहाँ ही। जी। कुर्सी रहेगी, लेकिन आदमी उसमें बदलते रहेंगे, नेता आएंगे जाएंगे। आगे जा। मैं बार बार जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ जी कि भाई नेता तो आते हैं और जाते हैं, जी। लेकिन तुम अपने संबंध अपने पड़ोसी से ऐसा रखो कि अबेर सवेर अगर कभी जरूरत पड़ी तो सब, जब आप घर से आवाज लगाएंगे तो सबसे पहले आपका पड़ोसी उठ कर आएगा, ना कि वो जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ना कि कोई वो जो कि मुरादाबाद में बैठा हुआ है। पड़ोसी आपका कोई भी हो, पड़ोसी पड़ोसी हो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमा दिया से 1400 साल पहले कि अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखो, वो चाहे कोई भी हो। हमारा परिवार दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं हमारे भाई, जब हमारी चीख निकलेगी तो सबसे पहले पड़ोसी हमारा आगा। बताओ भाई, 1400 साल पहले उन्होंने कह दिया है नहीं कि अपने पड़ोसी से। और आज तो आपने देखा होगा जिन्हें कितने लोग इंतकाल कर रहे हैं, वो सभी में तो पता लगा कोई दुबई में, कोई इंग्लैंड में, कोई सऊदी में, कोई अमेरिका में, सब ऐसे ही हैं। पड़ोसी काम में आते हैं सबसे पहले, वो तो बाद में आते हैं, सगे बेटे बाद में आने हैं। जिन्हें जी जी। कितने दफन में हो रहे, और पड़ोसी जो पड़ोसी काम में आते हैं, तो पड़ोसी से हर वक्त भाईचारा बढ़िया रखना चाहिए, और उसकी गमी खुशी में हर चीज में शरीक होना चाहिए। ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया बहुत दिनों पहले। जी, पड़ोसी से बिल्कुल अच्छे संबंध बनाने चाहिए। राजनीति जो नेता है वो आज राज कर रहा है, कल को नहीं हो सकता, हो परसों को नहीं सकते। हो सकता। एक ना एक दिन वो कुर्सी हटेगी और वो गिरेंगे। हाँ भाई लेकिन हम। आप नफरत का बीज बो रहे हैं अपने पड़ोसी के साथ में, कल को वही पड़ोसी आपके साथ रहेगा जिंदगी भर। वो ही और रहता। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है जहां हिंदुओं की संख्या कम है तो मुसलमानों ने उनकी चिताओं को कंधा दिया है। बहुत जगह था। अभी मैं ये गांव पड़ता है उसमें असमोली विधानसभा में। अभी मैं उस दिन एक दफन में गया था, मालपुर की मिलक, जहां जनाजे की नमाज होती है, वहीं चमंडा साइड में, उसी जगह में है नहीं। तो मैं यार बड़ा खुश हुआ, मेरा दिल, मैंने कहा देखो ये है एकता। मगर अगर किसी नफरत खोर को पता चल गया, चाहे वो कोई भी हो, तो बवाला करेगा। क्योंकि नफरत कर रहे हैं ना लोग, मोहब्बत करनी चाहिए। भाई कांवड़ यात्रा जा रही है तो हमें स्वागत करने में कोई परेशानी थोड़ी है, स्वागत करो, है नहीं? जलूस निकल रहा तो शामिल हो, जो हमें कोई तकलीफ हो रही है। हाँ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो उस पर सरकार निगाह रख रही है या प्रशासन है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मिल रही है, बराबर मिल रही है। अभी जो कांवड़ यात्रा में जो हुड़दंग मचाया था, उन लोगों को जी चिन्हित जी। किया जा रहा है और जगह जगह जो है चिन्हित करके उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उठाया गया था, पीछे भी उठाया गया था, फिर तलाश जारी है जो बाकी रह गए। तो कार्रवाई तो सब अब पर हो रही है। अभी एक नेताजी बैठे थे
तो मैंने कहा भाई देखो, हमारे ना तो अखिलेश जी सगे, ना राहुल जी सगे, है नहीं, और ना योगी जी से हमारी कोई नाराजी। भाई उनसे नाराजी थोड़ी है हमारी योगी जी से, बस विचारधारा है। जिस दिन हमें अच्छा कहना शुरू कर दिया, हम उनके गले लग जाएंगे। भाई हमारा कुछ है थोड़ी, हम उनके गले लग जाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे, बस विचारधारा चेंज हो जा, और कोई परेशानी थोड़ी है हमें। जी जी। हाँ भाई, ये उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, जैसे कि अब देखा होगा ये गाय के नाम पे जो है वो गौसेना बना दी है, वो जहां तहां बदतमीजी करते हैं, ये चीजें बंद हो रही है। सरकार को इस पर तो खुद संज्ञान लेना चाहिए। सरदार नगर वाले रास्ते को लेकर था, तो उसके लिए फिर चर्चा किसी और दिन करते हैं। और देखिए अभी जो है आपकी जी जी, अभी सरदार नगर आपकी वाला आवाज रास्ता आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। अच्छा, अब आ रही है। जी सरदार नगर वाला रास्ता, इसी का भी मैंने जो है लेटर दे दिया एक्शन साहब को। और एक झादेव, सरदार नगर की ग्राम पंचायत में झादे वाली पड़ती है, मन्नत मेन रोड से मन्नत प्लॉटिंग है, उसका भी मैं लेटर दे दिया मैंने। और एक जो है, जो बेरखेड़े पे पेट्रोल पंप है, वहां से सीधा पार्ली को एक रोड जाती है, काफी जंजर हालात में पड़ी है, वो बहुत बुरी स्थिति है। उस रोड का भी मैंने दे दिया। इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद में ये सारे कार्य हो जाएंगे। जी। हाँ, मैं तो बिल्कुल कोई भी छोटी से छोटी समस्या तो अधिकारियों तक पहुंचा रहा हूँ अपने क्षेत्र जी जी बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। के। जब हमें मांग होंगे तभी तो। अब अधिकारियों का भी ये है कि अपने वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, जब अगर क्षेत्र में निकल के हमें जो बार बार सरकार ये कह, जो भी मंत्री हैं विधायक हैं, अपने क्षेत्र में समस्या सुना, कोई भी नहीं आता। वो समस्या सुनना आई कब रहे हैं। जी, क्या मौजूद है सर? सर मौजू ये है, जैसे कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी थी। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन जी, सबके लिए जो है दिली मुबारकबाद। और आपको भी मुबारक, और सभी सुनने वाले देखने वाले सभी भाइयों को और तमाम अहले आलम आलम में इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की खूब मुबारकबाद। अल्लाह ताला उसके फैज़ से हमें राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जी आज जो हमारे भोजपुर का जुलूस निकला था आज, तो उसमें तो आप शामिल थे, लेकिन जी जब जी, ईदगाह पर पहुंचा तो दुआ तक क्या आप शामिल रहे थे? हाँ हाँ, मैं था वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टेज पर जो है अ, वो लोग रहे थे, एस थाना प्रभारी भोजपुर के SHO साहब। तो उन्होंने उन्होंने किस तरह का भाषण दिया था? देखिए, ये हमारा जो प्रोग्राम था, हमारा दीनी प्रोग्राम था, और उसको एक पॉलिटिकल कन्वर्टेशन वहाँ मंच पे जो हुई वो बिल्कुल गलत है। और जो उनका लैंग्वेज और जो बात करने का तरीका था उनका, वो हमारे धार्मिक मंच से उस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो तो हमें तो नागवार गुजरी। और दूसरी चीज, जब हमारा वो एक दीनी इजलास है, और दीनी इजलास का वो एहतमाम हमारा ईदगाह पे जब होता है उस प्रोग्राम का, तो उसे पॉलिटिकल कन्वर्ट ना करें। वो हमारा दीनी मंच है, तो उसे दीनी रहने दें, राजनीति ना बनाए। सियासी मंच के तौर पर उन्होंने वहां जो इसको इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल निहायत गलत है। एक दीनी मंच को सियासी मंच में कन्वर्ट ना करें। और सियासी मंच, हाँ, दीन से सियासत चलती है, इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो हालात हैं और जो माहौल है, वहां इन मंचों से सियासत नहीं होती। सियासत के लिए मौके होते हैं, और दीनी मंचों से सियासत की बात होती है, लेकिन वो सियासत की बात करने का मंच या वक्त नहीं था आज। जो बात वहां की गई वो बिल्कुल हमें नागवार गुजरी है, वो गलत बात हुई है हमारे नजरिए से, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारा ये एक दीनी मंच था, और वहां दीन की बात होनी चाहिए थी। वहां पॉलिटिकल एंक्रोचमेंट ऐड की वहां पे उलमा इकराम ने, वो गलत है। या जो वो मैनेजमेंट कमेटी ने वहां पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की, दीनी एनवायरनमेंट को कन्वर्ट किया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, वो गलत हुआ।
तो इसको लेकर जो है आज भोजपुर में कई जगह चर्चा हो रही है जी कि एसओ साहब ने जो थाना प्रभारी हैं भोजपुर के, उन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन सब लोग ज्यादातर लोग जो है दबी आवाज से उन शब्दों की निंदा करते हैं। और बिल्कुल। हर ये हम ये जी हम ये उनकी बातों से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने हमारे दीनी मंच पे अगर उन्हें रेस्पेक्टफुली बुलाया था, वो उनका एक वर्डिंग है कि हम यहाँ लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए और लाखों की तादाद में घरों से निकलने के बाद में इतने बड़े शहर में अमन अमान के साथ उस प्रोग्राम को पाए तकमील पर पहुंचाया और अपनी मंजिल तक अमन और शांति के साथ लेके आए और प्रोग्राम खत्म किया। वो इंतजामिया, प्रशासनिक जो इंतजाम है उसमें वो उनकी जिम्मेदारी थी और वो उन्होंने बखूबी अंजाम दी। उसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन आगे मंच पे उस तरीके की भाषा बोलना वो गलत। अच्छा, अब देखा जाता है कि पिछले कई सालों से कोई ना कोई पॉलिटिकल नेता उस मंच पर शामिल हो जाता है। तो यहाँ की कमेटी को लेकिन यहाँ की कमेटी ने वो ये नई बात नहीं कि भाई सीख लिया हो, ये आपसे पहले से ही इस तरह पॉलिटिकल मंच वो बन जाता है। देखिए, ये हमारा लोग इसमें शामिल होते हैं अपने नबी की मोहब्बत में। उलमाए इकराम अपने आप को मसनद का हामिल बोलते हैं और उनकी जो रिसालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हैं उसको रफ़ाए आम करते हैं। उलमाए इकराम की जिम्मेदारी है और उलमाए इकराम का सियासत में बड़ा अहम रोल रहता है। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां उलमाए इकराम का रोल सियासत से अलग है और यहाँ इनका अहम रोल दीन की फलाह और बहबूद के लिए है। तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो मस्जिद में नमाज हो, हमारे इजलास हो, ठीक है, या हमारे त्योहार हो, वो सियासत से दूर हैं और सियासतदान चाहे वो कोई भी हो, उनको इन चीजों से हमारे अपने दीनी जो प्रोग्राम है उनको दूर ही रखा जाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर दीनी नजरियात से उनकी वो शिरकत करते हैं तो उनका खैर मकदम है। लेकिन सियासी नजरियात से अगर वो हमारे दीनी प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं तो हमें उनसे दूरी बनानी पड़ेगी या दूरी बनानी चाहिए। तो सियासी दीनी मंच को या दीन का हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसे हम सियासी ना होने दें, वो बहुत जरूरी है। तो सियासत से हम अपने दीनी प्रोग्रामों को दूर रखें। तो मेरी जो है इस मसले पर कई उलमाओं से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने ये बोला है कि भाई अब जो हुआ वो हो गया है, लेकिन आगे से हम इन लोगों को कभी नहीं बुलाएंगे। वो एहतियात और रखें आगे के लिए कि हमारे किसी भी दीनी मंच को सियासी मंच में तब्दील ना करें। और ये देखा गया है अक्सर कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें तो बुलाते भी नहीं और वो खुद ही आकर जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए, मैंने आपको अभी बोला कि सियासी लोगों का दीनी इजलास में या दीनी प्रोग्राम में खैर मकदम है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम, क्योंकि वो दीनी प्रोग्राम है, उसको सियासी ना बनाएं। जी सर, दीनी प्रोग्राम प्रोग्राम और को स्टेज दीनी रहने दें। नहीं नहीं सर, मेरा मकसद ये है प्रोग्राम हो रहा है तो जी प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्टेज पर जाना ये अपने आप का सवाल स्टेट का है ना। जी जी, मेरा कहना का मकसद भी वही है कि हम अपने किसी भी सियासी और दीनी मंच को सियासी ना बनाएं। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब ये धुआं सब है, आसमान आसमान थोड़ा ही है। थोड़ी ही है।
अगर खिलाफ लगेगी है, आग तो आग। जी, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब ये तो सब है आसमान, दुआ है, ये सब दुआ आसमान है, थोड़ा। आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ लगेगी पर आग, सिर्फ हमें मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी बिल्कुल। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही जुबान सदाकत थोड़ी। है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज है साहिबे मसनद है, कल नहीं जो होंगे। आज जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत अच्छा ये लिखा था सर। ये 2014 में राहत इंदौरी साहब ने 15 अगस्त को एक प्रोग्राम होता था लाल किले पे, बाद जो अपने देश का नेशनल एक राष्ट्रीय प्रोग्राम होता था, उसके बाद में रात को एक प्रोग्राम होता था महफिल मुशायरा लाल किले पे। सबसे पहली बार उन्होंने वहां पे पढ़ा था ये। जी, जी। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा है। और वो अ, उस टाइम नहीं चलवाया, बहुत लेकिन अच्छी आज गजल जो है, है ये शानदार। 16 में। जी। तो आज एक आज जो शायर है ये एक काफी। शायर एक शायर होते थे जी, पाकिस्तान के, और जी, उन्होंने जनरल जियाउल हक के दौर में वो गजल पढ़ी थी, सब तख्त उछाले जाएंगे और सब ताज गिराए जाएंगे। ये गजल अपने आप में पूरी दुनिया में जो तख्त नशीन है उनकी खिलाफत बगावत का एक बड़ा परचम, मतलब आज पूरी दुनिया में कहीं एजिटेशन होते हैं, एहतजाज होते हैं सरकारों के खिलाफ, तो ये गजल बड़ी मकबूल हो गई। और भारत में सत्ताधीशों के खिलाफ राहत इंदौरी साहब की ये गजल बड़ी मकबूल है, जिस जो आपने अभी पढ़ी है। तो मुझे लगता है ये क्या, जो पाकिस्तान में गजल थी, सब तख्त उजाले जाएंगे सब ताज गिरा उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, वो गजल के समकक्ष ये गजल है राहत इंदौरी साहब की जो पढ़ रहे हो आप। और इसकी मकबूलियत भी लगभग मेरे ख्याल से उतनी ही पहुंचेगी, और उतनी ही है जितनी उस गजल की है। जी, जी सर। अच्छा, लाजिमी आज को जो है हम ना। भी देखेंगे। जी। जी, जी। आज के हमारा जो प्रोग्राम के बारे में, बारे प्रोग्राम के बारे में एक और बात बता दूं। जी, बहुत से लोग उन्हें सुना है, और आज कुछ अकायद ऐसे उभर के आए हैं जो जिन अकायद की पैदाइश 18वीं 19वीं शताब्दी में हुई है, चाहे वो जो इस दिन को बिदअत और गुमराही बताते हैं, उनके लिए इतिहास में एक खिलाफत हुई है, फातिमी खिलाफत। वो 9वीं शताब्दी में जो हमें इतिहास में अभी मिलता है, जश्न ईद मिलादुल नबी का मनाने का 9वीं शताब्दी में भी हमें मिलता है कि वहां 9वीं शताब्दी में भी जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया जाता था। तो जो आज की पैदाइश है और जिनके अकायद ही अब पैदा हुए हैं 19वीं शताब्दी में, वो कहते हैं कि ये बिद्दत है। तो 9वीं शताब्दी में जब हमें मिलाद मनाने का इतिहास मिलता है, 9वीं शताब्दी में भी मिलाद मनाया जाता था, और फातिमी खलीफा जो थे बड़े उसे जोर शोर से, अरब ममालिक में उनकी खिलाफत थी, वहां मनाया जाता था, जो हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में, किताबों में जो दर्ज है। और आज जिनका खुद की पैदाइश जिन अकायद की 19वीं शताब्दी में हुई है,
वो कहते हैं कि ये जो है बिद्दत है। तो वो उन्हें एक बार जरा ढंग से पढ़ना चाहिए कि मिलाद कब से मनाई जा रही है। मिलाद के बारे में ये एक अहम बात है जो उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है।